देखिए रक्त में संयोजी ऊतक होता है हमारा, वो शरीर के सभी अंगों को जोड़ने में काम करता है। सभी अंग इसके द्वारा जोड़े जाते हैं, इसीलिए इसे कलेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। और देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है पीएच मान। तो ब्लड का जो रुधिर का पीएच मान होता है, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका क्षारीय। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पर 7 पर ये उदासीन होगा और 7 से ऊपर अधिक 7 पॉइंट क्षारीय होगा और 7 से कम तो ये अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, इसलिए ये अम्लीय है। और औरतों में रुधिर की पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें एमसी ऋतुस्राव मासिक चक्र या ऋतुस्राव रंजोधर्म भी होता है। इसके कारण औरतों में आधा लीटर मतलब 1/2 मतलब आधा लीटर लगभग ब्लड कम होता है महिलाओं में, पुरुषों की अपेक्षा है। मगर ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड लवण प्रोटीन का संवहन मतलब परिवहन करने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, शरीर में लवण हो, प्रोटीन हो, इनको प्रत्येक अंग में प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड, मतलब रक्त करता है। ये हमारा मेन पॉइंट था कि परिवहन कौन करता है। तो ये था परिवहन, ब्लड का परिवहन तंत्र ही कार्य हमारे शरीर में करता है। जो ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसी में क्षार मिली हुए होते हैं, उसी में लवण मिली हुई होते हैं, प्रोटीन भी मिली हुई होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, अन्य पोषक तत्व भी ब्लड में शामिल होती है। इस अंग से उस अंग तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, रक्त संघटन। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है रक्त संघटन। रक्त संघटन के लिए 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ये होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा रक्त कणिकाएं। इसमें हमने 2 पॉइंट रखे हैं, लाल रुधिर कणिकाएं और अगला है हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला लास्ट वाला होता है बिंबाणु, या इसे बोलते हैं प्लेटलेटस, ये भी बोल देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें आएगा इसमें है, पहला है हमारा सीरम है, दूसरा है फाइब्रोजन प्रोटीन। 2 ही पॉइंट है इसमें। देखो हम गौर से देखते हैं, ब्लड जो 100% होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें 45% रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब ब्लड की सेल पाई जाती है रक्त, और लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है। जो कि आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाए, कहीं साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं
और साइकिल चलाते हुए हम गिर जाते हैं, और गिर जाने से हम रोड पे गिरे और छुल गए। तो छुलने के बाद तुमने देखा होगा ऊपर से स्किन उतर जाती है, खाल उतर जाती है, तो उसके अंदर नीचे एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है जो पानी की तरह होता है। जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है वो निकलता है, उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। और जो लाल लाल कणिकाएं निकलती है, रक्त कणिकाएं लाल लाल निकलता है, उसे कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। अब तुमने देखा कि मान के चलिए प्लाज्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, रक्त कणिकाएं होती है, इनको कहा जाता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। तो इनका काम होता है खून में लाल रंग प्रदान करना, और ये होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, मतलब WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स। ठीक, इनके लिए कहा जाता है बॉडी गार्ड, मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। खांसी हो चुकी है। यह बिंबाणु जैसे कि प्लेटें, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर के लिए प्रदान करती हैं, ये दोनों ही मिलकर के हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। T4 लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती है वो इसी में पाई जाती है, जो प्रत्येक रोग से, संसार में जितने भी रोग हैं, प्रत्येक रोग से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करती है। तो वो है प्रतिरक्षा तंत्र, और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली कोशिकाएं ये दोनों हैं। देखा है तुम्हें, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, कुछ भी हो जाता है रोग, तो प्लेटें गिर जाती हैं, प्लेटलेट्स गिर जाती है, मतलब कहते हैं प्लेटें गिर गई हैं। तो ये बिंबाणु होते हैं, इनका ये गोलाकार होती है और ये भी गोलाकार होती है, मगर ये कांटेदार होती है। जैसे तुमने देखा होगा घुघरू, घुघरू देखा है, उस घुघरू की तरह ही ये कांटेदार रचना होती है, मगर ये सफेद आकार की होती है भी। प्लेटलेट्स, T4 लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये बॉडी के लिए हर आघात, हर रोग, हर बैक्टीरिया, हर वायरस से लड़ने की पूरी तरह से क्षमता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा एक बर्रैया जो होती है पीली वाली काट लेती है और वहाँ बड़ा सा फलक पड़ जाता है, छोटा सा, वहाँ पर WBC कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, उस बॉडी को मतलब एक हिसाब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए तत्काल श्वेत रुधिर कणिकाएं इकट्ठी हो जाती है और शरीर फूल जाता है। कुछ देर के बाद, मतलब कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाता है और उस घाव को ठीक भी हो जाता है। इसका काम होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का, जो कि हमारे शरीर से रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर देती है। कुछ होती है उपार्जित क्षमता, मतलब कुछ जन्मजात होती है, जन्म से लेके पैदा होते हैं, और कुछ हमें बाद में टीके के रूप में मिलती है। जैसे कि अभी कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना की वैक्सीन मिली थी, वो हमें मतलब बाह्य रूप से दी गई थी, उपार्जित थी। कोई जन्मजात होती है और कुछ दी जाती है, कुछ टीके बाद में लगाए जाते हैं, ये बाद में दी जाने वाली इम्यूनिटी पावर है। अब आते हैं हम प्लाज्मा की तरफ। ये गलत हो गया, फाइब्रोजन एक प्रोटीन होती है जो खून में थक्का जमाने का काम करती है। जैसे हमारा ब्लड निकला, चोट लगी, हम चोट लग गई, और चोट लगने के बाद ब्लड निकल रहा है, निकलने के बाद थक्का का काम करने वाली ये फाइब्रोजन प्रोटीन होती है। थक्का जम जाएगा, और थक्का जमने के बाद उस पर पपड़ी या खुंट से जम जाएगा और घाव जल्दी भर जाता है। अगर फाइब्रोजन प्रोटीन ना हो तो खून पतला होगा, बहता रहेगा और ठीक होने में परेशानी देगा। इसलिए फाइब्रोजन प्रोटीन भी जरूरी है। जिनके ब्लड में फाइब्रोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती है उनका ब्लड बहता रहता है और परेशानी आ सकती है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो बचता है सीरम। क्या बचता है? सीरम।
और कभी कभी तुमने देखा होगा जो शुगर के मरीज होते हैं, जिनका शुगर लेवल बड़ा होता है, मतलब हैवी होता है या स्तर बढ़ चुका होता है, उनके घाव ठीक होने में जहाँ 15 दिन लगेंगे वहाँ 5-6 महीने लग जाते हैं उनके घाव ठीक होने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अगर शुगर लेवल हमारा मेंटेन होगा तो हमारे जो घाव होते हैं वो सही समय पर ठीक हो जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए अपना शुगर लेवल चेक करा लें। अगर आपके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं तब, जब तुम्हारे घाव ठीक नहीं हो रहे तो लगभग शुगर लेवल चेक करा लें। अब नॉर्मल है तो जल्दी ठीक हो जाओगे, और नॉर्मल नहीं है तो शुगर की दवा बराबर खाएं, इससे घाव समय पर ठीक हो जाए और आपको परेशानी नहीं आए। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लगभग ये 55% हो गया और ये 45, ये तो 100% हो ही गया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या और पाया जाता है इसमें। हमारे ब्लड में, मतलब रुधिर में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। 90% हमारा क्या पाया जाता है, जल की मात्रा 90 से 92% हो सकती है। इतनी हो सकती है जल की मात्रा, इसकी H2O मतलब जल की मात्रा हो सकती है ब्लड में। ठीक, अगला पॉइंट है 7% प्रोटीन भी पाई जाती है। इतनी 7% प्रोटीन भी पाई जाती है। और लगभग 0.0% 0.9% ये क्या पाया जाता है, लवण। ये क्या पाया जाता है, लवण भी पाया जाता है। ठीक, और 0.01% ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज पाया जाता है। ये ब्लड के तत्व होते हैं। इन सब से मिलकर बना होता है हमारा संयोजी ऊतक, मतलब ब्लड, रुधिर बना हुआ होता है। अगर रुधिर है तो जीवन है, रुधिर नहीं है तो जीवन नहीं है। ब्लड से ही हमारा जीवन चलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अब आता है प्लाज्मा के कार्य। आप डाल सकते हैं, हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। और दूसरा हेडिंग है सीरम, इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिखना शुरू करें। अगर पेन कॉपी आपके पास है तो लिखना शुरू करें। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में सम्मेलन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। शरीर का तापमान नियंत्रण रखने का काम भी प्लाज्मा करता है और घाव भरने का काम भी प्लाज्मा करता है। सीरम जो प्लाज्मा में से फाइब्रोजन प्रोटीन को निकालने के बाद जो भाग बचता है उसे सीरम कहा जाता है। जैसे मान के चलिए प्लाज्मा जो होता है हमारा, ये घाव को ठीक करने में भी मदद करता है। घाव को ठीक करने में भी मदद बराबर करता है ये, क्योंकि घाव अगर बनते हैं तो ये प्लाज्मा ना हो तो घाव ठीक नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि फाइब्रोजन प्रोटीन भी इसी में पाई जाती है, इसके कारण होती है। और शरीर में प्लाज्मा के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, उसका पूरे शरीर में भ्रमण कराने का काम भी प्लाज्मा ही कराता है। और एक चीज और होती है, ताप नियंत्रण, यानी हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करने का काम भी हमारे प्लाज्मा का होता है। मतलब हार्मोन्स, ऑक्सीजन और प्लाज्मा के अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनको पूरे शरीर में भ्रमण कराने का काम, प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा का होता है। ताप नियंत्रण भी शरीर का रखने का काम भी प्लाज्मा का होता है। और हमारे शरीर में कोई घाव लग जाता है, उस घाव को ठीक करने में भी प्लाज्मा का ही कार्य होता है। और फाइब्रोजन प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो बचता है सीरम, उसी को सीरम कहा जाता है। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा धमनी और सिरा। आपको हम बताएंगे, पहले ये अपना दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलो, अब आता है हमारा धमनी और सिरा।
ठीक। देखिए, कोई भी चित्र बनाना है तो आपको बनाना ही है, इसलिए आप पेन और कॉपी उठा लिया करो और हमारे साथ बनाया करो, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस भी हो जाए। अन्यथा आप पेपर में परेशानी होगी, क्योंकि आप नहीं बना पाएंगे तो उसमें आपके नंबर कटने की संभावना रहेगी। इसलिए हमारा कहना है कि आप कोशिश किया करें कि आप इन रक्त कोश जो है नलिकाएँ हैं, आप इनको बना सकें। ये होती है धमनी, धमनी होती है, और ये सिरा होती है। इसमें ऑक्सीजन के साथ ब्लड बहता है और इसमें CO2 के साथ रक्त बहता है। इसमें परिवहन होता है CO2 का, और इसमें परिवहन होता है ऑक्सीजन का। ये बीच वाली होती है, इन्हें केशकाएँ कहा जाता है, केशकाएँ, इन्हें केशकाएँ कहा जाता है, जो कि ब्लड को एक दूसरे को आदान प्रदान काम करने का काम करती हैं। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है और इनमें शुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है। ये नीले रंग की होती है, ये नीले रंग की होती है और ये लाल रंग की होती है। यहाँ तक नीला होगा, इधर इधर लाल होगा। इनका काम होता है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाना। रक्त का एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने का काम होता है शिरा और धमनियों का। ये कॉन्सेप्ट सिरा और धमनी आपके लिए लिखने के लिए भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है, सिरा और धमनी में क्या अंतर है ये भी आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि धमनी और सिरा में अंतर, सिरा में दोनों में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाने का काम करती है धमनी, पहला पॉइंट हुआ। वह अशुद्ध रक्त को प्रत्येक भाग से लाने का काम करती है, ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, धमनी में ऑक्सीजन के साथ ब्लड पूरे शरीर में बहता है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इसके CO2 के साथ ब्लड बहता है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये नीले रंग के आकार की होती है और ये लाल रंग की पाई जाती है। और क्या है, तो एक आध पॉइंट और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। जैसे ये
इसमें समस्त अशुद्धियाँ पाई जाती है, यूरिया है, एसिड है, अन्य पदार्थ भी है वो उसमें पाए जाते हैं सिरा में। इसमें शुद्ध ग्लूकोज युक्त ब्लड पाया जाता है जो कि शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आएगा मानव हृदय, जो कि पूरे शरीर का संचालन करता है, जिसे रुधिर परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, हृदय का नामांकन चित्र बनाइए, 6 नंबर में आ जाता है। आपको हृदय का चित्र बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, और नहीं आता तो कैसे बनाओगे आप? इसलिए आप आज पेन और कॉपी उठाइए और हृदय का चित्र बनाइए। हृदय का चित्र हम तुमको बनाकर दिखाएंगे और आपको बनाना है, क्योंकि मानव हृदय एक शक्तिशाली खोखला मांसल अंग है। ये दोनों फेफड़ों के थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये एक पंप की तरह काम करता है जो शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करता है। शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य अवशिष्ट उत्पादों का हटाया जाता है। ये आप लिखेंगे। और अब मैं मानव का चित्र बनाने के लिए जा रहा हूँ। पेन कॉपी अपनी हाथ में ले लो, उठा लो, जिससे कि आप भी चित्र बना सकें। देखिए, हृदय का चित्र आप अच्छी तरह से बनाना सीख लें, क्योंकि देखिए मुझ पे तो कला इतनी बढ़िया नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छे चित्र का निर्माण कर सकूं। ठीक, देखिए मैं जो चित्र है पहली बार ही बना रहा हूँ, या मैं पढ़ाई जब करता था तब बनाता था चित्र, और आज या फिर मैं पहली बार बना रहा हूँ पढ़ाते समय। अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने ये चित्र कैसे बनाए, सही बनाए या गलत बनाए। ठीक है, इसको कहा जाता है दाया अलिंद, और ये है दाया निलय। इसको कहा जाता है बाया अलिंद, और इसको कहा जाता है वाया निलय। इससे कहा जाता है महाधमनी। ये होती है नहीं गलत, वहाँ सिरा होगी, ये क्या होगी
महाशिरा, ये होगी महाशिरा। क्या क्या अंग है? ये है वल्लनी, इसको कहा जाता है वल्लनी या त्रिदली कपाट, इसको कहा जाता है त्रिदली कपाट। और ये होती है हमारी ये वाली, ये होती है विभाजिका। विभाजिका हो गई। और आगे और देख लूँ क्या है। इसका नाम होता है सिरा और इसका नाम होता है धमनी। ठीक है, इसे कहते हैं फुफ्फस, शिरा, उसको कहा जाता है फुफ्फस धमनी। ये सिरा नहीं, ये धमनी होती है इधर, धमनी, और ये सिरा। ये हुआ आपके हार्ट का चित्र। मैं प्रत्येक जो अंग है उसके बारे में, प्रत्येक अंग के बारे में बताऊंगा। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर के बारे में भी बताऊंगा कि चैम्बर का काम क्या है। तो देखिए, जो दायां अलिंद है, दायां अलिंद है, इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त जो होता है इसमें आता है। शरीर से अशुद्ध रक्त इसमें दायां अलिंद में पहुंचता है। और दायां अलिंद इन त्रिदली या वल्लनी के प्रेशर के द्वारा इधर के लिए जाता है, मतलब निलय में, दाएं निलय में ब्लड पहुंचता है। और इसका कार्य होता है वल्लनी का इधर वाला ब्लड इधर मिल ना पाए, मतलब इधर से भेज तो देती है, वापस नहीं जाने देती है, इस वल्लनी का काम होता है। यहाँ से निकलने के बाद ब्लड पहुंचेगा फेफड़ों में, जहाँ फेफड़ों में उसका शुद्धिकरण होगा। जो भी विषैले अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनको निकाल दिया जाता है। और शुद्ध रक्त होने के बाद इधर से होते हुए इसमें, मतलब बायां अलिंद में आता है। आने के बाद ये जो तितली कपाट होते हैं, इनके द्वारा प्रेशर बनता है और शुद्ध रक्त इधर को आता है और इससे शरीर के प्रत्येक अंगों में चला जाता है। ये जो होती है, ये ब्लड को आपस में शुद्ध और अशुद्ध को मिलने नहीं देती है। और हमारी विभाजिका का जो कार्य होता है वो होता है हार्ट को पंपिंग क्रिया करते समय फैलने की इजाज़त देना। ठीक है, मैं बताता हूँ मानव के हृदय की क्रिया विधि। जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा शरीर है, इसमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त कैसे जाता है? अशुद्ध रक्त इस हिसाब से इसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त जाता है। ऐसा अशुद्ध रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त पहुँचता है इसमें दाएं अलिंद में। और यहाँ पर पंपिंग क्रिया के द्वारा वल्लनी से होते हुए निलय में पहुँच जाता है। किसमें? निलय में आ जाता है। यहाँ से जब प्रेशर पड़ता है तो यही ब्लड निकल करके ऐसे घूमते हुए इस प्रकार फेफड़ों में पहुँचता है। इसमें फेफड़ों में पहुँच जाता है। फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद इधर से होता हुआ इसमें बाएं अलिंद में पहुँचता है। और बाएं अलिंद में त्रिदली कपाट के द्वारा, वल्लनी के द्वारा इधर को ब्लड आता है, मतलब बाएं निलय में।
और यहाँ से होता हुआ ब्लड इधर से होते हुए शरीर में चला जाता है। शुद्ध रक्त, ये कौन सा होता है? शुद्ध रक्त होता है, जो कि शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। कितने? प्रत्येक भाग में पहुंच जाता है। और ये वाली जो दीवार होती है, ये वाली, ये मोटी होती है कुछ। क्यों? क्योंकि प्रेशर के कारण। अब तुमने देखा होगा, मैं बहुत बढ़िया करके बताऊंगा उदाहरण के साथ। जैसे आपकी पंप है और साइकिल में हवा भर रही है, हवा भरते हैं, उसमें बाल लगा होता है, बाल बूटी होती है, हवा हम नीचे को डालते तो निकल जाती है, और जैसे ही पंप हम ऊपर उठाते हैं हवा वापसी उसमें से नहीं आती, तुरंत रोक देती है। क्या? जो बाल होता है, बाल बूटी पे चढ़ा हुआ, वो हवा को अंदर से आने से रोक देता है। उसी प्रकार हमारी बल्ली काम करती है। ये जो त्रितली कपाट होते कार्य करते हैं, ब्लड से इधर को तो आने देती हैं, वापस नहीं जाने देती हैं। क्या काम है? वापस, ना इधर से वापस जा सकता, ना इधर वापस जाता है। इनका काम होता है शुद्ध रक्त को आपस में मिलने ना देना, ब्लड को मिलने ना देना। ये काम होता है वल्लियों का। ये है, इधर कह सकते हैं आप, हृदय से फेफड़ों की ओर, यानी हृदय से कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में पहुंच रहा है। और फेफड़ों से कहाँ आ रहा है? फेफड़ों में से हृदय की ओर, यानी हृदय से जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों में जाता है हृदय में। इसी को भी बोल देते हैं दोहरा प्रसंचरण तंत्र। इसी को क्या कहते हैं? ब्लड का हृदय में 2 बार आना जाना, आना और जाना 2 बार होता है। इसी को कहते हैं रुधिर प्रसंचरण तंत्र, दोहरा प्रसंचरण तंत्र, दोहरा रुधिर प्रसंचरण तंत्र। इसी को कहा जाता है। प्रश्न भी आ जाता है कि दोहरा प्रसंचरण तंत्र क्या होता है और ये किस में पाया जाता है? तो मानव में दोहरा प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपने हृदय का चित्र नहीं बनाया होगा, फिर भी आप बना सकते हैं। देखो, आप जैसे भी, मैं इसमें देख रहा हूँ, एक आध पॉइंट देखता हूँ पढ़ के। हृदय के 2 बार आने के, 2 बार आता जाता है, इसलिए इसे दोहरा प्रसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त हृदय में से दोबारा 2 बार शरीर में जाता है, आता है, इसी को दोहरा प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। तुमने देखा होगा, जब आप तेजी से भागते हैं, जब आप तेजी से भागते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति हृदय में नहीं हो पाती है। बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण दम घुटने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। तो ब्लड हमारा तेजी से दौड़ता है। जैसे भाग के आएंगे तो हमारे जो ब्लड होगा बहुत तेजी से दौड़ेगा, उसका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जल्दी जल्दी सांस भी जाती है और ऑक्सीजन जाती है, और ब्लड तेजी से दौड़ता है प्रत्येक अंग में, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाना। अभी वहीं आ जाओ, मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, श्वसन तंत्र में, मतलब भागने से लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होगी, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होगी, लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा, जल का निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। समझ रहे हो? ऑक्सीकरण क्रिया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। समझाया? इसीलिए जल्दी जल्दी सांस आती है तो ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति करने के लिए प्रत्येक अंग में, इसीलिए जल्दी तो ये चित्र आपको मैंने बना दिया है। इसमें फेफड़ों में जो फिल्टर होता है, तुमने देखा होगा, अमोनिया है, सही है, और यूरिया है, यूरिक एसिड है, नमक है, लवण है,
आदि ऐसे पदार्थों का मतलब फिल्टर करने के बाद फेफड़े ब्लड को शुद्ध करने के बाद हृदय में वापस भेज देते हैं कि शरीर के प्रत्येक भाग में इनके लिए पहुंचा दो। ठीक, शिरा और धमनियों में मैंने अंतर आपको बता दिया है। शिरा और धमनियों में आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये शिरा और धमनियाँ बहुत ही लचीली होती हैं, जिनके द्वारा आराम से ब्लड शरीर में पहुँचता है। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं धमनी और शिरा में अंतर, मैं डाल दूंगा आपके लिए वीडियो, मान लो स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा दोहरा प्रसरण तंत्र। बिल्कुल सेम है और कुछ भी नहीं है, सेम है। रक्त का मानव हृदय में 2 बार आना और जाना ही दोहरा प्रसरण तंत्र कहलाता है। आप ऐसे ये चित्र बना लीजिए दोहरा प्रसरण तंत्र में, और नीचे लिख लीजिए, नीचे शिरा और धमनी का नीचे चित्र बना लो एक, और ऊपर फेफड़ों का चित्र बना लो। यहाँ से ब्लड धमनियों में से आएगा, ठीक है, हृदय में जाएगा, हृदय से ये आएगा, फेफड़ों में जाओगे। आप फेफड़ा नहीं बनाने आए तो लिख सकते हैं फेफड़े, और बिल्कुल सेम इसी तरह बना देना, दोहरा प्रसरण तंत्र बन जाएगा। जो मैंने पहले चित्र बनाया वो हृदय का था, दोबारा मैंने दोहरा प्रसरण तंत्र ही समझाया है। ठीक है, आज एक और चौथा पॉइंट रह गया है, जैसे कि रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी, इसके बारे में, मतलब बीपी हाई कब होता है। देखिए हमारी कोशिकाओं में जो शिरा धमनियाँ हैं उनमें ब्लड का प्रेशर तेज होता है, तेज, जिसमें हमारी धमनी में प्रेशर लगता है। जैसे ये एक धमनी बना देता हूँ, ये बना देता हूँ यहाँ, ये है, इधर से प्रेशर इस दीवार पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस भित्ति पे, इस भित्ति पे। जब इस दोनों से प्रेशर, ब्लड का प्रेशर भित्तियों पे तनाव उत्पन्न करता है तो इसे वायु रक्तदाब या बीपी या ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। यहीं तक कॉन्सेप्ट था। देखिए पादपों में परिवहन, तो पादपों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। एक पॉइंट आ जाता है पादपों में परिवहन, सही है। तो इसमें जाइलम, यहाँ पर जो फेफड़े मैंने लिखा है ऊपर नहीं आया होगा कैमरे में, इसलिए लिख दिया हूँ। अमोनिया, यूरिया, यूरिकम, ये चीज़ है, लवण है, नमक है, ये सभी चीज़ इससे निकलती है। ठीक है, नहीं आ रहे हो तो लिख लेना। और पादपों में जो परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। भूमि से खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों में जाते हैं, भूमि से जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा पूरे भ्रमण होने के बाद वितरण हो जाते हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में दूंगा, आपके लिए बताऊंगा उत्सर्जन में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। सुखी रहें, खुशी रहें, मेहनत करते रहें। और प्री बोर्ड आपकी परीक्षा चल रही है और बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, तब तक के लिए